देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर। एक बार कंफर्म कर। हाँ मैम। अच्छा देखो हम लोग लास्ट दिन ये वाला क्वेश्चन का बी पॉइंट हम लोग का बाकी था कि एक्सप्लेन द फिगर, मतलब इलस्ट्रेशन 14 का बात कर रहे हैं। ए एंड बी इन पार्ट ऑफ ए दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट, मतलब दोनों आंसर्स दोनों मेथड से अलग अलग आए, पता है हमें, ठीक है। अभी हमें बोल रहा है कि हमें स्टोर लेजर ड्रॉ नहीं करना और बताना है क्यों अलग आया, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे देना चाहिए वो एक बार लिखवा देते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन हमें कैसे देना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट बी का आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन जो है, रीजन सबसे पहले। देखो डिफरेंस क्यों आया है, डिफरेंस इसीलिए आया है दोनों मेथड में। अगर हम लोग देखें जैसे कि इस तरह से हमें चेक करना चाहिए। देखो पहले यहाँ पर जो बैलेंस हम लोगों ने मेथड से लिखा, फीफो मेथड से बैलेंस जितना लिखा 100 और 5 और 500, देखो इस मेथड में भी उतना ही लिखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ परचेज लिखा 100, 300, 56, 500, 1800, यहाँ भी सेम वैसे ही लिखा। तो मतलब ये दो लाइन बिल्कुल एक जैसा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर कुछ चेंजेस है यहाँ से हमें दिखेगा 6 अप्रैल से, ठीक है। 6 अप्रैल में जब 250 इशू हुआ है तब ये 250 का वैल्यू यहाँ पर इतना आ रहा है 500 प्लस 900, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1500। ये देखो ये 500 और 900 मिला के हो रहा है 1400, जब ये फीफो मेथड में, जबकि लीफो मेथड में हो रहा है 1500। यहाँ से डिफरेंस चालू हो गया, तो हमें वही लिखना पड़ेगा कि 6 अप्रैल से डिफरेंस चालू हुआ है, ठीक है। जहां जहां डिफरेंस है उस पॉइंट को हमें इलाबोरेट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे ऑन 6/4/2021 250 यूनिट्स वेयर इशूड इन वेयर इशूड टू प्रोडक्शन। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर दो कॉलम बना लेते हैं इस तरीके से, फीफो में वैल्यूएशन क्या हो रहा है और लीफो में वैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अंडर फीफो कितना हो रहा है, अंडर फीफो हो रहा है ये कुछ 1400, मतलब कैसे हो रहा है 100 इंटू 5 और यहाँ पर 150 इंटू 6। ये देखो 100 इंटू 5 और 150 इंटू 6, ये रहा फीफो मेथड में 100 इंटू 5 150 इंटू 6 यानी कि 900, ठीक है। तो ये आ रहा है 500 और ये आ रहा है 900, तो टोटल हो जा रहा है यहाँ पर हम लोग का 1400। जबकि लीफो मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड था उसमें हम लोगों ने क्या किया 250 इंटू 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 250 इंटू 6, यानी ये हो गया हम लोग का 1500, ठीक है। हेंस 100 मोर was charged to production under लीफो, ठीक है। अगर हम लोग लीफो मेथड फॉलो करके इशू करेंगे तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 100 रुपीज मेटेरियल कॉस्ट ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें 1500 हो रहा है, इसमें 1400 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिखा कि 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को फिर से स्टोर लेजर को देखना है कि कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। फिर 500 7 रुपीज 3500 और यहाँ पर फिर 150 और यहाँ पर आ रहा है 500 और दोनों मिला के इतना इतना रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये 84 का जो चेकिंग है, देखो 84 का देखोगे तो यहाँ पर हम लोग का 500 और 7 3500 ये सेम है। अच्छा ये दोनों का एक बार टोटल देख ले, ये दोनों का टोटल, क्योंकि इशू के वजह से चेंजेस आ रहे हैं और तो कहीं नहीं आएगा। 3500, ये बैलेंस आ रहा है 4400, यहाँ पर बैलेंस शायद अलग आए, देख लेते एक बार। 500 300 800 और 3500 4300 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा था हम लोग का 4300 और यहाँ पर आ रहा है 4400। वो तो आएगा ही, बैलेंस में डिफरेंस इसीलिए आएगा इशू के वजह से। लेकिन मेनली हम लोग को क्या दिखाना है, वैल्यूएशन जहां अलग दिख रहा है, क्योंकि हमें वो दो पॉइंट पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। बैलेंस का एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बोला है पॉइंट ए और बी के ऊपर डिपेंड करके बताओ कि क्यों चेंजेस है। पॉइंट ए जो है वो कंजम्पशन बता रहा है, मतलब इशू के बेसिस पे, और पॉइंट बी जो है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो बैलेंस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो 8 फिर 10th वाला देखेंगे, इशू तभी हुआ है 10 अप्रैल
को फीफो में कैसे हुआ है और लीफो में कैसे हुआ है ये लिखेंगे और इंडिविजुअली फिर से डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से लिखो सेकेंड पॉइंट, ऑन 10th April 2021 400 units were to be issued to production। ठीक है, 400 यूनिट जो है इशू किया गया, ये रहा 150 और 250, 400 और लीफो फीफो में हो रहा है, ये फीफो है 150 into 6, 250 into 7 फीफो, 150 into 6, 250 into 7, 150 into 6 हो जाता है 900, 250 into 6 7 होगा, 250 into 7 हो जाएगा 1750, और इन दोनों का टोटल करने पे आता है 2650। ठीक है, और लीफो में कितना हुआ चेक करते हैं। 10th अप्रैल में लीफो में ये रहा 400 into 7 2800, 400 into 7 2800। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2650 माइनस 2800, तो अगेन 150 एक्स्ट्रा चार्ज हो जा रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लीफो मेथड से। ठीक है, तो हेंस 150 मोर वाज चार्ज्ड टू प्रोडक्शन अंडर लीफो। ये हो गया। फिर देखते हैं इशू कब हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 14th को, 14th को हुआ है, ये लीफो है, लीफो में 400 हो रहा है, फीफो में कुछ इतना दिख रहा है। ठीक है, तो फिर से लिखना पड़ेगा एक एक्सप्लेनेशन। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे। ऑन 14/4/2021 500 यूनिट्स वेयर इशूड टू प्रोडक्शन, और फीफो में कैसे हुआ और लीफो में कितना हुआ ये दोनों देखेंगे, और डिफरेंस फीफो लीफो। फीफो में हो रहा है 250 into 7, 250 into 8, 250 into 7, 250 into 8, 1750, 2000, 3750, और लीफो में हो रहा है 500 into 8 4000, 4000। अब डिफरेंस कितना हो रहा है 4000 माइनस 3750, तो लीफो में एक्स्ट्रा हो रहा है 250, लीफो में एक्स्ट्रा हो रहा है 250, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस 250 rupees more was charged to production under लीफो। ठीक है, तो हर एक केस में लीफो में ज्यादा चार्ज हो रहा है, तो टोटल कितना ज्यादा चार्ज हो रहा है 100, 150, 250, 250 और 250, मतलब टोटल 500। तो इस पे हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे 10 टोटल एक्सेस अमाउंट चार्ज्ड टू प्रोडक्शन अंडर लीफो कम्स टू ₹500। ठीक है, इतना टोटल हो रहा है। तो अब रीजन डिफरेंस का रीजन जो डिफरेंस आया था, ये देखो डिफरेंस कितना आया था, यहाँ पर आ रहा था, ये आया था वैल्यू ऑफ, हम लोग कंजम्पशन देख रहे हैं, कंजम्पशन था यहाँ पर वैल्यूएशन 7800। ठीक है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ था 7800 फीफो में, और यहाँ पर हुआ था 8300, तो इसका डिफरेंस भी चेक करते हैं, 500 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे द रीजन for the difference of
2800 ये फीफो में लीफो में हुआ, और 2300 ये इक्वल टू ₹500। ये देखो, ये 2800 कौन सा वाला है, ये 2800 है, ये वाला यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू ऑफ मेटेरियल ये, अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक वाला है, सॉरी ये क्लोजिंग स्टॉक वाला आ रहा है। गुड आफ्टरनून ऋषि। गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो ये डिफरेंस का रीजन यहाँ पर देखो। अच्छा, एक चीज हम बता देते हैं, यहाँ पर दोनों ही शायद 500 आ रहा है। एक मिनट हम चेक करते हैं। 7800 आ रहा है कंजम्पशन का फीफो में, और लीफो में कितना आ रहा है, 8300। ठीक है, तो ये भी हम लोग का 500 ही आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि 500 क्यों हो रहा है, पहले ये बता देते हैं। देखो, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वाला लिखेंगे। जो हम लोग मतलब कंजम्पशन यानी इशू वाला देख रहे थे, वहां पर हम लोग का डिफरेंस कितना आया, 500 कैसे आया, ये देखो यहाँ पर 8300 वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना आ रहा है, 8300। ये कौन से मेथड से है, लीफो से है। और फीफो से कितना आया था, 7800। तो 8300 और 7800 का डिफरेंस कितना है, 500। कंजम्पशन पे डिफरेंस 500 है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो हर जगह पे हम लोगों ने अलग अलग इंडिविजुअली देखा, कि इंडिविजुअली देखने पे पता चला कि यहाँ पर 100, पहले बार इशू में 100 रुपीज लीफो में ज्यादा चार्ज हुआ, फिर दूसरे बार लीफो में 150 ज्यादा चार्ज हुआ, और एकदम एंड में भी लीफो में ही 250 ज्यादा चार्ज हुआ। इसीलिए 500 एक्सेस दिखेगा जो प्रोडक्शन में चार्ज हुआ है लीफो में कंपेयर टू फीफो में। ठीक है, इसीलिए ये 8300 और ये वाला है 7800। मतलब फीफो से लीफो में 500 ज्यादा होगा, मतलब 7800 प्लस 500 करेंगे तो 8300 ही मिलेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखेंगे, और उसमें भी शायद डिफरेंस 500, एक बार चेक कर लेते हैं। 2300 और यहाँ पर 2800। हाँ, ये देखो 2800 और 2300, ये भी 500 हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन पे जब उतने का डिफरेंस है तो क्लोजिंग स्टॉक पे भी आएगा, तो 500 का डिफरेंस है। ये वाला पॉइंट बी के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए का एक्सप्लेनेशन हो गया कि क्यों डिफरेंस हुआ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पर द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ 500, the reason for the difference of 500 in value of closing stock of material under FIFO and LIFO as follows, are as follows। क्यों डिफरेंस हुआ वो बता रहे हैं। इन केस ऑफ FIFO क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट रहा, देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रहा है यहाँ पर 100, 100, 200, 350। ठीक है, और यहाँ भी यूनिट तो सेम ही रहेगा, ये रहा 350। ठीक है, 350 यूनिट के हिसाब से दोनों केस में सेम है, बस वैल्यूएशंस अलग हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न अलग रहा। ठीक है, इन केस ऑफ फीफो ऑल 350 यूनिट्स of the closing stock belongs to the purchase of material made on 12/4/2021। बताते हैं क्या, देखो 350 का फीफो में जो वैल्यू हुआ, फीफो वाले मेथड में एक बार आ जाओ। ये देखो 350 का जो फीफो में हम लोग का रह गया वो 8 रुपीज वाला है। 8 रुपीज वाला स्टॉक कब खरीदा गया था, 12 अप्रैल को। तो वही बोला जा रहा है कि फीफो मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है 350 यूनिट, वो पूरा का पूरा 12/4 को परचेज किया गया मेटेरियल के एट द रेट ऑफ वैल्यू से वैल्यू बाय, कुछ बाइफर्केशन मतलब अलग अलग स्लॉट नहीं, पूरा का पूरा ही 8 रुपीज वाला स्टॉक जो है उस पे वैल्यू हुआ है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर 12/4 ये वाला, और अब लीफो में कैसे वो भी लिखेंगे, कॉमा दे दो। वेयर एज
अंडर LIFO these यूनिट, मतलब ये 350 यूनिट का बात हो रहा है, वेयर फ्रॉम, देखो ये यहाँ पर 350 कैसे वैल्यू हुआ है चेक करते हैं। यहाँ पर जो 350 का वैल्यू हुआ है इसमें कौन कौन सा स्टॉक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 5 कौन सा वाला है, ओपनिंग स्टॉक। 6 कौन सा वाला है, 5 अप्रैल को लिया गया। अच्छा 5, 6, 7 कौन सा है, 8 अप्रैल को लिया गया, ठीक है। और 8 कौन सा है, जो 12 अप्रैल को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक बना है ये कौन से डेट के रेट वाला स्टॉक है। एक तो ओपनिंग स्टॉक का रेट है इसमें इंक्लूडेड, दूसरा 5 अप्रैल का इंक्लूडेड है, उसके बाद यहाँ पर 10 अप्रैल का इंक्लूडेड है, ठीक है। सॉरी 8 अप्रैल का इंक्लूडेड है, उसके बाद यहाँ पर 12 अप्रैल का, ठीक है। तो 12, 8, 5 और ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 5, 8 और 12, ओपनिंग स्टॉक 5, 8 और 12, ये सारे स्टॉक के जो वैल्यू है उसके बेसिस पे ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हुआ है, जो कि फीफो से बिल्कुल अलग हुआ है, ठीक है। तो चेंजेस तो होगा ही, तो यहाँ पर लिखेंगे these units were from opening balance, ओपनिंग बैलेंस से वैल्यू है, एंड परचेज मेड ऑन 5 अप्रैल 2021, 8 अप्रैल 2021 और 12 अप्रैल 2021, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ड्यू टू डिफरेंट परचेज प्राइस, paid by the concern ऑन डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट पे अलग अलग परचेज प्राइस है, अलग अलग रेट का चीज है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक differed under FIFO and LIFO. Under FIFO, $350 valued at the rate of 8 per unit, whereas under LIFO, first 100 at the rate of 5, ये देखो, first 100 at the rate of 5, then 50, next 50 at the rate of 6, next 100 at the rate of 7, and last 100 at the rate of 8. So first 100 at the rate of 5, next 50 at the rate of 6, next 100 at the rate of 7, and last 100 at the rate of 8 per unit, ठीक है। इसी वजह से डिफरेंस दिख रहा है। thus under FIFO the value of closing stock increased by ₹500। देखो फीफो में कंजम्पशन का वैल्यू कम था तो ऑब्वियसली उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए वही बताए। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सिंपल बताना है मैं अलग अलग तरीके से कहां पर कितने के लिए हो रहा है, फिर टोटल में बता दो क्यों हो रहा है। तो हमें पता है क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न अलग है, अलग डेट पे अलग अलग रेट पे अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन चीजों को परचेस कर रहा है, फिर इशू जब हो रहा है तो फीफो या लीफो अगर यूज कर रहा है क्योंकि रेट अलग है, तो फिर यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम तो होगा। इसी वजह से बोल रहा है यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन बोला था देने के लिए, तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सेकेंड ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर, एक सेफ्टी स्टॉक का क्वेश्चन है वो वाला हम लोग करेंगे।
सेफ्टी स्टॉक का क्वेश्चन नंबर, मुझे लगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर इस पीडीएफ में वो क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं यहाँ पर, हाँ है, चलो है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि आईपीएल लिमिटेड यूजेस अ स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो वो लोग बना रहे हैं, इसमें ये आईपीएल लिमिटेड कौन है, कंपनी है जो ये प्रोडक्शन कर रही है। ये क्या प्रोडक्शन कर रही है, कोई एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रही है जिसमें वो क्या यूज करती है, स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट। मतलब इनके जितने भी फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं उसमें से कोई एक फिनिश प्रोडक्ट में ये लोग एक रॉ मटेरियल, एक्चुअली स्मॉल कास्टिंग क्या है, इनके रॉ मटेरियल का नाम है, ठीक है। रॉ मटेरियल का नाम है कि ये स्मॉल कास्टिंग एक रॉ मटेरियल यूज करती है इनके फिनिश प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। द कास्टिंग आर परचेज फ्रॉम ए फाउंड्री, ये फाउंड्री से परचेज किया जाता है। आईपीएल लिमिटेड परचेज 54,000 कास्टिंग्स पर ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 800 पर कास्टिंग, ठीक है। तो ये जो मतलब कास्टिंग जो रॉ मटेरियल ये खरीदती है, ये ईयरली जो है 54,000 खरीदती है। मतलब 54,000 क्या हो गया, एनुअल कंजम्पशन हम लोग बोल सकते हैं या एनुअल डिमांड हम लोग बोल सकते हैं। और जो परचेस प्राइस है वो कितना है, 800 पर कास्टिंग, जैसे पर यूनिट होता है ना, तो 800 पर कास्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर द कास्टिंग आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, बोल रहा है कि हर साल एक ही जैसा यूज होता है। और शायद इसमें यो क्यू पूछेगा हमें, क्योंकि हमें पता है कि यो क्यू हम लोग तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग ये मान के चलते, कुछ एजम्पशंस मैंने लिखवाए थे जिसमें ये लिखा था कि एनुअल डिमांड पता होना चाहिए और हम लोग इवनली थ्रू आउट द ईयर यूज करते हैं, तभी जाके हम लोग यो क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। द कास्टिंग्स आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन ए 360 डेज पर ईयर बेसिस। तो हम लोग को 365 डेज, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज जो हमें पता है वो यहाँ पर हमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 360 डेज पर ईयर मान के चलना है। तो अभी हमें अगर कहीं पर भी 360 यूज करना हो, मतलब सॉरी 1 ईयर के जगह डेज यूज करना हो, तो हम लोग 365 नहीं यूज करके 360 यूज करेंगे। द कंपनी एस्टिमेट्स that it cost 9,000 to place a single purchase order। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। कंपनी ने ये एस्टिमेट करके देखा है कि 9,000 रुपीज का जो है मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड अबाउट 300 टू कैरी वन कास्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर ईयर। और ये क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट, तो ये देखो कैरी करने के लिए वन कास्टिंग मतलब 1 यूनिट, तो पर यूनिट हो गया, इन इन्वेंट्री फॉर ईयर यानी पर एनम, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमें हमेशा कैलकुलेट करना होता है पर यूनिट पर एनम में। अगर दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं दिया हुआ है तो ट्रांसफर करना पड़ता है, रेलिवेंट डेटा दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 300 टू कैरी वन कास्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर ईयर। तो ये पढ़ के समझ में आ रहा है, वन कास्टिंग मतलब 1 यूनिट और फॉर 1 ईयर, ठीक है। द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द कास्टिंग इन केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन एंड फ्रॉम द हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। बोल रहा है ये जो कास्टिंग है ना, इसको कैरी करने का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, लाइक टेम्परेचर वगैरह ये सब बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है ये देखो केयरफुली मतलब बहुत ही केयरिंग के साथ रखना पड़ता है। द हाई केयरिंग कॉस्ट, इसीलिए कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसे बहुत केयर चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है ये सेंसिटिव है, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम नीड टू कीप कास्टिंग इन केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर इसका सही होना चाहिए जहां रखा जाएगा, ह्यूमिडिटी कंडीशंस वगैरह चेक होना चाहिए, और इसीलिए इसको मतलब इस पे इंश्योरेंस वगैरह भी करवाया हुआ है और इसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक 6 डेज। बोल रहा है कि नॉर्मली ऑर्डर देने के बाद जहां से लिया जाता है फाउंड्री से, वहां पर 6 डेज के अंदर पहुंच जाता है। ये क्या है, ये नॉर्मल लीड टाइम, 6 दिन के अंदर पहुंच जाता है। बट इट कैन टेक्स एज मच एज 10 डेज, ठीक है।
मतलब नॉर्मली 6 दिन में आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लग सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लग सकता है। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशंस। बोल रहा है कि 6 दिन के अंदर आ जाए, ऐसा चांसेस है 75%, ठीक है, ये सब परसेंटेज है, देखो लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस, तो इसको कैसे रीड करोगे, 6 दिन के अंदर आ जाए इसके चांसेस है 75%, ठीक है। फिर बोल रहा है 7 दिन के अंदर आ जाए, मतलब एक दिन ज्यादा लग जाए, जैसे नॉर्मल से एक दिन ज्यादा लग जाए, इसका चांसेस है 10%। 8 दिन के अंदर आके पहुंचा, मतलब नॉर्मल से 2 दिन ज्यादा लगा, ऐसा चांसेस है 5%। अगर 9 दिन लग जाए, मतलब नॉर्मल से 3 दिन ज्यादा, ठीक है, तो ऐसा चांसेस होता है 5%। और जो मैक्सिमम 10 जो इन्होंने बता रखा है कि 6 दिन में तो आपको डिलीवरी देंगे ही देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लग सकता है, तो 10 दिन में आ जाए ऐसा चांसेस होता है 5%, ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, ये तो क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सबसे पहले बोला है कि ईओ क्यू निकाल के बताओ। फिर बोल रहा है एज्यूम द कंपनीज, पहले ईओ क्यू निकाल लेते, उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स है उसको भी डील कर लेते। सबसे पहले निकालेंगे ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो जो भी रेलिवेंट डेटा है उस पर हम लोग ईओ क्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 8, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ईओ क्यू। अच्छा, तो यहाँ पर हमें चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट, जिसे हम लोग एनुअल डिमांड भी बोलते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट 54,000 कास्टिंग। अच्छा, और क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये देखो 9,000 जो है, द कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट 9,000 टू प्लेस ए सिंगल परचेज ऑर्डर, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 9,000। नेक्स्ट लिखेंगे 9,000 पर ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद, अच्छा ये था एक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 800 पर कास्टिंग, मतलब परचेज प्राइस बोल सकते हैं, कॉस्ट पर कास्टिंग। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 300 है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के जगह लिखेंगे पर कास्टिंग पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर कास्टिंग पर एनम ये है 300, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था, 2ACOC डिवाइडेड बाई CC पर यूनिट पर एनम। 2AC मतलब एनुअल डिमांड या एनुअल कॉस्ट, ठीक है, एनुअल कंजम्पशन, सॉरी एनुअल कंजम्पशन, AC लिखो या AD लिखो, एक ही बात है, AD एनुअल डिमांड, AC एनुअल कंजम्पशन। 54,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 300, ठीक है। कैलकुलेट करते कितना होता है, 2 इंटू 54,000 इंटू 9, 1800 कास्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा है, अब देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है assume the company is willing to assume a 15% risk, ठीक है, 15% risk of being out of stock, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ऐसा सिचुएशन, मतलब ऐसा रिस्क लेने के लिए, 15% रिस्क लेने के लिए कंपनी रेडी है, ठीक है। व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक, द रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कंपनी स्टॉक आउट हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक आउट, मतलब कंपनी के पास कोई भी स्टॉक नहीं बचेगा, ऐसा सिचुएशन आ जाए, इसका रिस्क लेने के लिए कंपनी 15% के लिए रेडी है, ठीक है। और बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है। सेफ्टी स्टॉक का मतलब हो जाएगा
रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है? रीऑर्डर पॉइंट का मतलब है कि हम लोग कौन से पॉइंट पे ऑर्डर करें, ठीक है, कौन से पॉइंट पे ऑर्डर करें उसे हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट कब करना चाहिए? देखो, अगर हम लोग कुछ भी चीज ऑर्डर करने पे, जैसे ये वाला दिया है, अगर हम लोग जो ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर आके नॉर्मली 6 दिन में पहुंच जाता है, तो हमें कब ऑर्डर करना चाहिए? जब हमारे पास 6 दिन का कंजम्पशन रहेगा उसी के अंदर हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। मतलब देखो ऐसे हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई पर डे, ठीक है, पर डे जो है 2 मैंगो खा लेता है, ठीक है, ठीक है, किसी का पर डे कंजम्पशन है 2 मैंगोस, ठीक है। अच्छा, अब वो जब भी ऑर्डर करते हैं तो मैंगोस उसके पास आके पहुंचने में 5 दिन लगता है, ठीक है, 5 दिन लगता है। तो ऑर्डर देगा, ऑर्डर देने के बाद 5 दिन बाद उसके पास जो है मैंगो आके पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर उसके पास कितना सारा मैंगो रहते रहते उसे ऑर्डर देना चाहिए, दैट इज द रीऑर्डर पॉइंट। अब सोचो, अगर मान लो हम ही डेली 2 मैंगो खाते हैं, ठीक है, हम 2 आम खाते हैं, ठीक है, डेली का 2 आम खाते हैं, तो मेरे पास अभी 10 आम बचा हुआ है, क्या मुझे ऑर्डर दे देना चाहिए? मुझे, अगर हम पर डे 2 मैंगो कंजम्पशन करते हैं और मेरे पास अभी अगर 5 मैंगोज बचे हुए हैं, ठीक है, तो मेरे पास कितने दिन का, सॉरी 10 मैंगोज है, तो मेरे पास कितने दिन का कंजम्पशन बचा हुआ है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा था कि ये समझ में आए, तो इसीलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई भी, या फिर तुम लोग ही सोच लो कि रोज 2 आम खाते हो, ठीक है, तो तुम लोग के पास अभी 10 आम बचा हुआ है, तुम लोग को पता है कि ऑर्डर देने के बाद 5 दिन के बाद आम आ जाएगा, तो क्या अभी तुम लोग का सही पॉइंट है ऑर्डर करने के लिए? क्योंकि अभी तुम लोग के पास 10 आम है, ठीक है, और वो रोज जो है 2 आम खाते हो, ठीक है, तो दो दो करके 5 दिन के अंदर वो आम खत्म हो जाएगा, 5 दिन के दिन डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीऑर्डर पॉइंट हो गया। अगर कंजम्पशन पर डे 2 मैंगोज है तो 10 मैंगोज रहते रहते ही हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, दैट इज द रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? पर डे का कंजम्पशन क्या है, पर डे का कंजम्पशन क्या है, और हमें कितना कंजम्पशन रहते रहते ऑर्डर करना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर इनका डिमांड है ईयरली 54,000 कास्टिंग, ठीक है, अच्छा, और पर डे कितना कास्टिंग यूज होता है ये बताओ। ये तो 360 डेज का हुआ ना, तो मुझे पर डे कास्टिंग का कंजम्पशन बताओ। 150। हाँ, डिवाइडेड बाय कितना करना है? 360। ये कितने दिन का कंजम्पशन है? 365 डेज का। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है ना 65, मतलब 60 ले लो, ये 1 ईयर का कंजम्पशन है, तो पर डे का कितना होगा ये देखो, 54,000 डिवाइडेड बाय 360, पर डे का कंजम्पशन हो गया 150। मतलब डेली फिनिश गुड्स बनाने के लिए हम लोग 150 कास्टिंग यूज करते हैं डेली, डे टू डे का कंजम्पशन बोल रहे हैं। अब जहां से हम लोग ये सप्लाई लेते हैं उनको मिनिमम 6 दिन हमें टाइम देना पड़ेगा, प्रोडक्ट हमारे पास आके पहुंचेगा उसके बाद, ठीक है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल है। तो बोलो कितने कास्टिंग रहते हुए हमें ऑर्डर कर देना चाहिए? मतलब हमारे पास क्या ऐसा होगा जीरो हो गया स्टॉक आउट करके थोड़ी ना ऑर्डर करना है, इसीलिए तो हम लोगों ने अलग अलग सीखा था। ये रीऑर्डर पॉइंट का मतलब ही तो रीऑर्डर लेवल है ना। तो अगर मेरा पर डे का कंजम्पशन इतना है, मुझे कम से कम 6 दिन लगेगा डिलीवरी, ऑर्डर प्लेस करने के बाद रिसीव करने में कम से कम 6 दिन लगेगा, तो मुझे कितना कास्टिंग मेरे पास रहेगा और मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए बताओ? 900। 900 करेक्ट। 150 कास्टिंग इंटू 6 कर देंगे ना, क्योंकि मुझे 6 डेज का कंजम्पशन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 डेज लगेगा आने में मिनिमम, मैक्सिमम का बात नहीं कर रहे, ये तो डिलेड सिचुएशन में होगा। तो मिनिमम अगर 6 दिन में आ जाएगा तो मुझे 900 कास्टिंग, जब मुझे दिखेगा कि मेरे गोडाउन में 900 कास्टिंग पड़ा हुआ है, तभी मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये 6 दिन जो लगेंगे डिलीवरी हो, मतलब डिलीवरी आने के लिए, उस 6 दिन में कंजम्पशन भी तो चलता जाएगा। जैसे मैंने तुम लोग को मैंगो वाला एग्जांपल दिया, अगर कोई भी रोज 2 आम खाता है, ठीक है, और आम ऑर्डर देने के 5 दिन बाद आता है, तो फिर उसके पास 10 आम रहते हुए उसे ऑर्डर कर देना चाहिए। अगर डेली उसको कंजम्पशन पैटर्न एज इट इज रखना है, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी हमें अगर अपना स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं चाहिए, तो हम लोग को एटलीस्ट 900 कास्टिंग रहते हुए ही हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। ये हम लोग का क्या होगा? ये हम लोग का रीऑर्डर पॉइंट होगा, ठीक है, रीऑर्डर पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये शायद मैंने कितना, ये 900 हो रहा है क्या? 115 to 6 देखो,
हाँ 900 हो रहा है, ठीक है। 900 कास्टिंग, ये हम लोग का रीऑर्डर पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि ये 15% रिस्क लेने के लिए रेडी है, ठीक है। 15% रिस्क कैसे होता है, जैसे ये देखो इस तरह से टोटल करो, ये 100% आएगा। आई होप कि ये वाला सिस्टम समझ में आया, ये हम क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रीऑर्डर पॉइंट। अब क्वेश्चन में सिर्फ रीऑर्डर पॉइंट नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग को सेफ्टी स्टॉक का भी बात समझना है। तो देखो यहाँ पर 6 दिन में आ जाए 75% रिस्क है, 7 दिन में आ जाए, इसका मतलब ये हो सकता है, ये यस है, ठीक है। 6 डेज में आ जाए 75% यस है, ये भी यस है, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर इसको टोटल करो, 75 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 100%, ठीक है। ये टोटल अगर करोगे तो ये 100%, 100% को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये क्या है, डिलीवरी टाइम ये वाला एंड परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस, ठीक है। अब कंपनी सोच रही है कि वो 15% रिस्क लेगी कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ठीक है। 15% मतलब ये तीनों को ऐड करोगे, मतलब बेसिकली ऐसे 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। कंपनी बोल रही है हम 15% रिस्क लेने के लिए रेडी है कि मेरा हम स्टॉक आउट सिचुएशन में आ जाए। मतलब कंपनी का मतलब प्रोडक्ट आके पहुंचने के लिए कंपनी फिर कितना डिलीवरी टाइम को कंसीडर कर रही है, 7 डेज को। अगर ये रिस्क ले रही है तो कंपनी ये मान के चल रही है कि मेरे पास 7 दिन के अंदर जो है मेरा प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी को अगर 7 दिन लग रहा है कि 7 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगा और वो 15% रिस्क लेने के लिए रेडी है इसके हिसाब से, तो उसको कितने दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा। एक तो उसका रीऑर्डर पॉइंट आएगा 6 डेज के हिसाब से 900, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन डिलीवरी 7 डेज का होगा, तो और एक दिन का एक्स्ट्रा उनको रखना पड़ेगा अपने पास स्टॉक। जैसे हम लोग अगर 6 दिन में डिलीवरी होगा तो हम लोगों ने 6 दिन का कंजम्पशन लिखा, तो अगर 7 दिन में डिलीवरी होगा ऐसा मान रहे हो तो और एक दिन का कंजम्पशन हमें वहां पर एड ऑन करना पड़ेगा। और पर डे का कंजम्पशन कितना आया था, 150। तो इसका मतलब ये रीऑर्डर पॉइंट निकल के आया और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सेफ्टी स्टॉक हो गया, ठीक है। इसे ही बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ पर हो गया 1050, ये हो जाएगा हम लोग का टोटल रीऑर्डर पॉइंट। मतलब सिर्फ 900 रहते रहते ऑर्डर मत करो, 1050 रहते रहते ऑर्डर करो, क्योंकि डिलीवरी टाइम कंसिडर्ड 6 डेज नहीं 7 डेज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 15% रिस्क लेने के लिए हम लोग रेडी है, ठीक है। 15% रिस्क लेने के लिए रेडी है, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक दिन का स्टॉक और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर 15% स्टॉक आउट सिचुएशन जो है कंडीशन को मानने के लिए कंपनी रेडी है, तो सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, रीऑर्डर पॉइंट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना सेफ्टी स्टॉक निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही पहले पूछा है, सेफ्टी स्टॉक, और उसके बाद पूछा है रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। तो देखो कैसे लिखोगे, यहां पर लिखते हैं सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू, सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का है पहले वो समझो। सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखना पड़ेगा, 6 डेज तो नॉर्मल है। अगर हम लोग 7 डेज डिलीवरी टाइम मान रहे हैं तो एक दिन का सेफ्टी स्टॉक हमें रखना पड़ेगा। तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन पर डे, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है। 54,000 कास्टिंग फॉर 360 डेज, फॉर 360 पर डे कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 डेज, ये रहा 7 माइनस 6 डे, एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 150 कास्टिंग, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का सेफ्टी स्टॉक निकल गया, ठीक है। अच्छा, ये सेफ्टी स्टॉक निकल गया, उसके बाद हमें बोला है रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। तो रीऑर्डर पॉइंट कितना होगा, रीऑर्डर पॉइंट इक्वल टू 54,000 कास्टिंग डिवाइडेड बाय 360 डेज इनटू 6 डेज, क्योंकि हमें पता है कि 6 दिन डिलीवरी में लगता है, तो ये हमें रीऑर्डर पॉइंट तो रखना ही है। प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि हम लोग अपना डिलीवरी टाइम 7 डेज रखते हैं, ठीक है। और सेफ्टी स्टॉक कितना कैलकुलेट हो गया है, 150 कास्टिंग। तो ये लिख दिया मैंने 150 कास्टिंग। तो ये हो जा रहा है 900 आया था, 900 कास्टिंग प्लस 150,
1050, ठीक है। ये आंसर निकल के आया हम लोग का 1050 कास्टिंग। ये हो गया रीऑर्डर पॉइंट। इसको रीऑर्डर पॉइंट, इसको हम लोगों ने कैसे निकाला, सेफ्टी स्टॉक, और ये हो जाएगा 6 days कंजम्पशन। नॉर्मली रीऑर्डर पॉइंट 6 days कंजम्पशन ही होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम यही डिलीवरी टाइम है। लेकिन हम लोग एक दिन जो है हमारा सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितना रिस्क ले रहे हैं उस पे हमारा स्टॉक डिलीवर होने में 7 days लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट 2 का आंसर, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट 3 में देखते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस दिया, कुछ डिफरेंस दिया भी है या नहीं। एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम ए 5% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। 5% बोल रहा है, तो ये हमेशा पीछे से ही देखा जाता है, 5 मतलब यहां से नहीं, ये वाला, ठीक है। व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 5% रिस्क ले रहे हैं, कंपनी अगर 5% रिस्क ले रही है, तो डिलीवरी कब तक होने का सोच रही है, 9 days। तो 6 days का कंजम्पशन तो वो रखती है, वही उसका रीऑर्डर पॉइंट है। तो सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखना पड़ेगा, ये बताओ। अगर 9 days मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कंपनी सोच रही है और इस पे उसका 5% रिस्क ऑकर हो रहा है, तो 6 days का रीऑर्डर पॉइंट तो वो रखती है, तो सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखना पड़ेगा, बोलो। सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना दिन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहले वाले में क्या किया था, 6 दिन में नॉर्मली आ जाता है। हम लोगों ने इतना रिस्क लिया था, तो हमारे 7 दिन में आके पहुंचने का बात था, तो 1 दिन का स्टॉक एक्स्ट्रा हमारे पास रहेगा, देन ऑन दैट मोमेंट हमें ऑर्डर करना चाहिए। 6 days का रहते रहते तो ऑर्डर करेंगे ही, लेकिन अगर एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं और डिलीवरी टाइम ये लेके चल रहे हैं, तो 1 दिन का एक्स्ट्रा और नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ 6 दिन का कंजम्पशन रखने से हो जाता, अगर 7 दिन का डिलीवरी मान रहे हैं तो 6+1, ठीक है, तब ना 7 days होगा। तो नॉर्मली तो 6 days है। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो और आंसर देने का कोशिश करो। यहाँ पर बोल रहा है कि 5% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट, मतलब ये वाला, तो डिलीवरी टाइम क्या हो गया, 9 days मान के चल रहे, तो 6 days के कंजम्पशन रहते रहते तो ऑर्डर करेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग मान रहे हैं कि हमारा डिलीवरी पीरियड 9 days हो सकता है, तो और एक्स्ट्रा कितने दिन का कंजम्पशन रखेंगे। जैसे मैंने मैंगो वाला जो एग्जांपल दिया था, हाँ बोलो बोलो। 3 दिन का। 3 दिन का, करेक्ट, 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंगो डिलीवरी 5 days में हो जाता है, लेकिन अगर मैंगो डिलीवरी 7 days में होगा, तो 2 दिन का मैंगो और भी रहते रहते हमें करना पड़ेगा ना, तो 10 की जगह कितना हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। पर डे का 2 कंजम्पशन है, तो 14 मैंगो रहते रहते करना पड़ेगा। तो वही चीज हो गया ना, यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का निकलेगा, सेफ्टी स्टॉक निकलेगा 3 days के लिए, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे 3 days का, 54,000 कास्टिंग डिवाइडेड बाय 360 days इंटू 3 days कैसे आया, लिख लो, बाद में भूल जाओगे। 9 - 6, 54,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3, 450 कास्टिंग। ये तो सेफ्टी स्टॉक निकाल लिया, और उसके साथ हमें बोला है रीऑर्डर पॉइंट भी निकालो। तो रीऑर्डर पॉइंट कैसे निकालेंगे, रीऑर्डर पॉइंट इक्वल टू जो 6 days का कंजम्पशन, 6 days कंजम्पशन, ये तो हमें रखना ही है, क्योंकि हमें पता है कि 6 दिन तो लगेगा ही लगेगा, 6 से कम तो हो ही नहीं सकता है, 6 दिन के बाद ही हमारे पास डिलीवरी आके पहुंचेगा। लेकिन हम लोग और भी रिस्क ले रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं 9 days तक भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका तो अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, तो हमें सेफ्टी स्टॉक में रखना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। और ये कितने दिन का रखना पड़ेगा, ये हो गया 3 days का, यानी 450 कास्टिंग। तो ये 450 कास्टिंग, और ये 6 days का कंजम्पशन, यहाँ पर पता है हमें 900, वन 1350 कास्टिंग, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रीऑर्डर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब फिर से बोल रहा है एज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क,
अब फिर से बोला है 5%, एक बात तो निकाला, लेकिन फिर से बोल रहा है एज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर 1 ईयर। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 5% स्टॉक आउट होने का रिस्क कंपनी ले रही है, ठीक है, 5% अगर स्टॉक आउट होने का रिस्क कंपनी ले रही है, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ और टोटल कैरिंग कॉस्ट बताओ फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए टोटल ऑर्डरिंग और टोटल कैरिंग कॉस्ट हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। एट 5% स्टॉक आउट रिस्क, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इज एज फॉलोज। तो देखो सबसे पहले हमें याद करो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें पूरे एक साल का निकालना है, ठीक है। अगर हम लोग 5% रिस्क ले रहे हैं तो पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड जितना है डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, कौन से लेवल पे हमें निकालना है, ये नहीं बोला है कि हम लोग कितना ऑर्डर करें उस लेवल पे निकालना है। तो हम लोग ईओक्यू लेके चलेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू ही पता है यहाँ पर, और तो कुछ पता है नहीं। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय ईओक्यू कर देंगे, ठीक है, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। मतलब ये देखो एनुअल डिमांड कितना है, 54,000 कास्टिंग, ईओक्यू हम लोग का कितना आया, 1800 आया था शायद, हाँ 1800 कास्टिंग आया था। मतलब हम 1800 कास्टिंग, ईओक्यू का मतलब क्या था, ईओक्यू का मतलब था कि पर ऑर्डर में कितना यूनिट ऑर्डर करे ताकि हमारा जो कॉस्ट कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो इक्वल हो, ठीक है। तो हम लोग 1800 करके ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, एक बार ऑर्डर करने से। तो अगर 54,000 का हमारा डिमांड है और जब भी हम लोग ऑर्डर करते हैं 1800 करके ऑर्डर करते हैं, तो हमें कितने टाइम्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, 30 टाइम्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, ठीक है। पूरे ईयर में 30 टाइम्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। और पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 9,000, ठीक है, 9,000। तो ये हो जाएगा 2,70,000, 2,70,000, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट, अच्छा कैरिंग कॉस्ट में देखो, कैरिंग कॉस्ट का मतलब हमें जितना कैरी करना है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा इस पे। ये जो क्वेश्चन का ये पॉइंट था ना, अगर 5% रिस्क आउट सिचुएशन है तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट पे आएगा। क्यों आएगा, देखो जब हम लोग रिस्क ले रहे हैं स्टॉक आउट होने का, तब हमें क्या कैरी करना पड़ता है, रीऑर्डर पॉइंट पे जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो जो स्टॉक हमारे पास है उसे तो कैरी करना पड़ता ही है, उसके साथ साथ सेफ्टी स्टॉक को भी कैरी करना पड़ता है। ये देखो ये कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा ना, इतने पे कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इतना स्टॉक रहते रहते ऑर्डर करना है, तभी ना हम लोगों को टाइम पे स्टॉक मिलेगा, ठीक है, टाइम पे हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। तो इतना स्टॉक रहते रहते करना है, तो इसका मतलब हमें कैरी क्या करना है, रीऑर्डर पॉइंट पे जो स्टॉक है उसे तो कैरी करना ही है, उसके साथ साथ सेफ्टी, मतलब 6 दिन के कंजम्पशन को कैरी करना ही है, और उसके साथ साथ सेफ्टी स्टॉक को, की सेफ्टी स्टॉक जो है इसको भी हमें क्या करना है, कैरी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था वो याद करो। सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट का हम लोग का फॉर्मूला था, ऐसे हम लोग करते थे, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये करते थे, ठीक है। अभी हम लोग इसके साथ साथ और भी ऐड करेंगे सेफ्टी स्टॉक,
सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर यो क्यों होगा और यहाँ सेफ्टी स्टॉक, मतलब एक्चुअली हम लोग तो पूरे ईयर का निकाल रहे हैं ना, तो पूरे ईयर में हम लोग को 6 डेज में इतना करके कैरी करना पड़ेगा। तो हम लोग जब कैरिंग कॉस्ट निकालते तो कैसे करते, सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगाते, ये समझाते, पहले तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो हाफ इंटू यो क्यू का मतलब 1800, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये कितना आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग का आ रहा है कॉस्ट पर कास्टिंग कैरिंग कॉस्ट 300 करके, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट 300। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग का यूक्यू है उसको हम लोग एवरेज करते हैं, क्योंकि हम लोग आधा यूज करते हैं आधा रखते जाते हैं। इस कंसेप्ट पे हम लोग इस फॉर्मूले को बनाते हैं। तो 2,70,000 हम लोग का कैरिंग कॉस्ट होगा, जो हम लोग का यूक्यू को मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ पर ना हमें सिर्फ रीऑर्डर पॉइंट पे ऑर्डर करने से नहीं होता है, हमें सेफ्टी स्टॉक को भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो 5% रिस्क आउट जब हो रहा है तब हमारा 5% रिस्क जब हम लोग ले रहे हैं स्टॉक आउट होने का, तो हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना है 450, ठीक है। तो हमें 450 यूनिट को भी जो है उसका भी कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 450 यूनिट हमें एज ए सेफ्टी स्टॉक रखना है अगर हम लोग 5% रिस्क ले रहे हैं, इनटू पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है। मतलब पूरे साल भर का एक यूनिट कास्टिंग को कैरी करने का कॉस्ट इनटू 450। यहाँ हाफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ रखते हैं, इसे कंज्यूम नहीं करते। सेफ्टी स्टॉक को रखा जाता है, उसे कंज्यूम नहीं किया जाता है। कंज्यूम डेंजर लेवल हो जाता है तब किया जाता है, सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है, वो कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए इस पे हाफ नहीं लगेगा, ये ऐसे रहेगा। प्लस यहाँ पर हो गया 450 इंटू 300, 1,35,000 ऐड कर लो, प्लस 2,70,000, 4,05,000 रुपीज, ठीक है, 4,05,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5% स्टॉक आउट पहले निकालने के लिए बोला था, तो उस पे हम लोगों ने सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर पॉइंट दोनों निकाल दिया। फिर बोल रहा है कि अगर 5% स्टॉक आउट रिस्क ले रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, पहले हम लोग ये निकालेंगे कि कितने सारे ऑर्डर करने पड़ेंगे पूरे साल भर में, क्योंकि हमें पूरे ईयर का निकालने बोला है। तो 30 टाइम्स हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, एक बार ऑर्डर करने से 9,000 का अगर कॉस्ट लगता है तो 30 टाइम्स में इतना हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, हाफ इंटू यूक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका लॉजिक क्या होता है, देखो हम लोग 1800 जो है हर बार ऑर्डर करेंगे, ठीक है, और पूरे साल भर में एक यूनिट को हमें पूरे साल मतलब 1800 करके कैरी करके जाना है, ठीक है, एट ए टाइम। क्योंकि हर बार लॉट में अगर 1800 कास्टिंग आएगा तो 1800 को ही कैरी करना पड़ेगा। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 300, तो 1800 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करने से निकल जाता है। लेकिन हाफ क्यों किया जाता था, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरा तो कंज्यूम नहीं करते, कंज्यूम करते हैं थोड़ा बच जाता है, ठीक है। तो इसका एक एवरेज करना पड़ता है। तो एवरेज कंजम्पशन 1800 की जगह डिवाइडेड बाय 2 यानी 900। तो 900 इंटू 300 ये आ गया। और सेफ्टी स्टॉक में भी फॉर्मूला लगना चाहिए था, हाफ इंटू यूक्यू की जगह सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बट इसमें हाफ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं होता है, ये सिर्फ रखा हुआ रहता है एज ए सेफ्टी स्टॉक, ये अनयूज्ड रहता है। तो इसीलिए 450 इंटू 300 इसमें हाफ नहीं लगा, तो टोटल 4,05,000 जितना आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेफ्टी स्टॉक कैसे निकाला जाता है एक नया चीज देखा, ठीक है। अब हम लोग 5th नंबर देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा। जो भी ओरिजिनल डेटा दिया हुआ है, एज्यूम दैट यूजिंग प्रोसेस re-engineering the company reduces its cost of placing a purchase order to only 600। बोल रहा है कि ये assumption के साथ हमें चलना है, ओरिजिनल डेटा जो है वो है ही, उसके साथ साथ देखो बोल रहा है कि एक प्रोसेस इन्होंने यूज किया है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, द कंपनी ने रिड्यूस किया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर टू ओनली 600। परचेज ऑर्डर जो इनका पहले कितना हो रहा था, परचेज ऑर्डर मतलब कुछ कितना था 900 या ऐसा कुछ था, अभी 600 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना बोला था परचेज ऑर्डर, इनका पहले था ऑर्डरिंग कॉस्ट शायद 9,000 था, एक मिनट देख लेते हैं। ऑर्डरिंग हाँ 9,000 था, तो बोल रहा है कि जो पहले 9,000 था ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसको इन्होंने जो है प्रोसेस किया कुछ, ठीक है, उससे इन्होंने इसको रिड्यूस करके 600
में ट्रांसफर कर दिया। इन एडिशन कंपनी एस्टिमेट्स दैट व्हेन द वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी कॉज्ड बाय इन्वेंटरीज आर कंसीडर्ड द ट्रू कॉस्ट ऑफ कैरिंग ए यूनिट स्टॉक इज 72 पर ईयर। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट जो है, कैरिंग कॉस्ट जो इनका 300 रहा था, उसको वो अगर मिसयूज, मतलब देखो अगर इनएफिशिएंटली टैकल करते हैं हम लोग अपने रॉ मटेरियल को, वेस्टेज वगैरह ज्यादा होता है, तो वो 720 तक जा सकता है। ठीक है, पर ईयर। हमें बोल रहा है कंप्यूट द न्यू ईओक्यू, तो ये जो चेंजेस हुआ इसके हिसाब से हमें ईओक्यू चेक करके बताना है कितना होगा, लेकिन ओरिजिनल डेटा के रेफरेंस के साथ। क्यों? देखो क्योंकि यहाँ पर तो एनुअल डिमांड मिसिंग है, तो एनुअल डिमांड कौन सा लेंगे? वो ओरिजिनल डेटा वाला ही लेंगे। बस ये दो चीज इन्होंने चेंज किया है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है, और इस बेसिस पे हम लोग को इनको ईओक्यू निकाल के दिखाना है कि ईओक्यू कितना होगा। तो 5th नंबर पे लिखते हैं, यहाँ पर ईओक्यू इक्वल टू 2 into AC into OC divided by carrying cost per unit per annum. 2 into 54,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो चेंज वाला हुआ है इसको तुम लोग थोड़ा सा लिख लेना। ऑर्डरिंग कॉस्ट 600, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 720। 2 into 54,000 into 600 डिवाइडेड बाई 720। 90,000 का रूट कितना होगा? 300। 300 300 300 कास्टिंग, कास्टिंग कास्ट जो भी लिखो। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया न्यू ईओक्यू। अच्छा, हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर, कंपनी कितने फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करेगी एज कंपेयर टू द ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। ठीक है, अच्छा ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी के साथ कंपेयर करके बताना है, तो पहले तो ये बताना पड़ेगा, कंपेयर तो कर ही लेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करेगी। फ्रीक्वेंटली मतलब कितने दिन बाद बाद। ठीक है, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितने ऑर्डर प्लेस करेगी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर 54,000 का कंजम्पशन चाहिए पूरे साल भर में, और हम लोग एक बार में 300 करके ऑर्डर करेंगे, ठीक है, ईओक्यू जो नया वाला निकल के आया 300 करके ऑर्डर करेंगे, तो हम लोग को कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा पूरे साल भर में? 300 बेसिस पे अगर ऑर्डर चल रहा है तो 180 ऑर्डर्स, या फिर 180 टाइम्स, 180 टाइम्स हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। तो पूरे ईयर में 180 टाइम्स ऑर्डर हमें करना पड़ेगा। हम लोग को पूछा है हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। ठीक है, कहाँ चला गया? हाँ, हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग ऑर्डर। कितने फ्रीक्वेंटली मतलब कितने दिन बाद बाद। ठीक है, तो 360 डेज है हमारे पास ईयर में। ठीक है, एक साल में 360 डेज है। अगर हम लोग 180 टाइम्स ऑर्डर करेंगे तो कितने दिन के गैप में ऑर्डर करेंगे? ऐसे डिवाइड करने से ही तो पता चल जाएगा, क्योंकि देखो 180, हाँ बोलो कितना आ रहा है? 2। 2 डेज। ठीक है, मतलब हर 2 दिन के गैप में, मतलब 2 दिन बाद बाद। जैसे अगर आज 14th है, आज ऑर्डर किया, ठीक है, 15 16 फिर 17 को करना पड़ेगा, फिर 18 19, तब तब जाके 180 डेज होगा। तुम लोग खुद देख लो, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो 360 आ जाएगा ना। तो कितने फ्रीक्वेंटली, ये 180 टाइम्स ऑर्डर तो करने पड़ेंगे, लेकिन कितने फ्रीक्वेंटली करने पड़ेंगे? वैसे भी देखो ना, सोच के देखो, अगर मेरे पास एक साल मतलब 360 डेज है और मुझे 180 टाइम्स ऑर्डर करना है, तो ऑटोमेटिकली आधा हो गया ना, 18 इंटू 2 36 होता है। तो वैसे ही अगर 360 डेज है और मुझे 180 टाइम्स ऑर्डर करना है, तो मुझे 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो इसका मतलब कितने फ्रीक्वेंटली ऑर्डर होगा, इसका मतलब ये होता है कि 2 दिन बाद बाद ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन बाद बाद ही ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर हम लोग 300 कास्टिंग करके ऑर्डर करेंगे एक बार में, क्योंकि हमारे यूक्यू से वही आंसर आया है, तो 180 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग 54,000 का जो डिमांड है उसे फुलफिल कर पाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है? और तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर कंपेयर करके बोला है तो वो भी लिख देंगे, हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर, निकाल लिया, एज कंपेयर टू द ओल्ड परचेसिंग पॉलिसी। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लो, अंडर न्यू परचेसिंग पॉलिसी the company has to place order in every second day. However, under the old policy, it was कितना हो जाएगा, 360 days डिवाइडेड बाय कितना टाइम्स आया था, इसमें नहीं निकाला था हमने, ठीक है अभी निकाल लेते हैं। 1800 था, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 1800 कास्टिंग। ये क्या आ रहा है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है 360 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 54,000 कास्टिंग का डिमांड है, जिसको हम लोग 1800 करके पर ऑर्डर पे फुलफिल करना चाहते हैं, 1800 पर ऑर्डर पे ऑर्डर करके, ठीक है। ये जो ओल्ड वाला था उसके हिसाब से बोला है ना, कंपेयर करके बताने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 360 30 ऑर्डर्स, ठीक है, 30 ऑर्डर्स, तो ये हो गया 12, ठीक है। मतलब हर 12 दिन के गैप में, ठीक है, मतलब जब खरीदना हो, मतलब पहला ऑर्डर हुआ उसके 12 डेज बाद नेक्स्ट ऑर्डर, उसके 12 डेज बाद नेक्स्ट ऑर्डर, इस तरीके से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो 30 ऑर्डर में 360 डेज में ये हम लोग कंप्लीट कर सकेंगे, अगर हम लोग 1800 करके ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, क्योंकि काफी कम हो रहा है, देखो 300 करके हम लोग यो क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर 1800 करके ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्डर कम होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर काफी ज्यादा होगा। कहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर हो रहा है हम लोग का 180 और यहाँ पर हो रहा है 30, ठीक है। तो इसीलिए ये 12 डेज के गैप पे हो रहा है। बस इसमें और कुछ क्वेश्चन बाकी नहीं है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें जो है ये वाला जो है, ये वाला शायद बाकी है, ठीक है। इसमें भी वही थियोरिटिकली कुछ है। इलस्ट्रेशन 13 यहाँ पर पूछा था कि इन्होंने बोला है कि फीफो लिफो से एक ही जैसा होगा, होगा कि नहीं, ये वाला हमें बताना है। तो ये तुम लोग एक बार खुद से भी देख सकते हो, उतना कुछ मुश्किल नहीं है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा जो है कुछ छोटा छोटा हमें थियोरिटिकल चीज पता होना चाहिए, वो थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद जो है, आज तो कंप्लीट नहीं होगा सारा थियोरेटिकल चीज, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन के साथ और बाकी चीजों को भी हम बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, वेस्टेज स्क्रैप, ठीक है। इसे इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वेस्टेज क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, ये पढ़ेंगे। अच्छा, एक सेकेंड। चलो, ठीक है। पहले लिखते हैं वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज that part of basic raw material which is lost in the course of manufacturing process.
and does not have any recovery value. वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे देखो, पहले एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि जो शूज वगैरह बनते हैं या जो भी हो, तो उसमें जो लेदर वगैरह यूज होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, शूज वगैरह के नंबर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर होते हैं, 5, 8, 9, 7 जो भी है। तो उसका क्या होता है, एक कटिंग होता है। मान लो एक पूरा ये ऐसा लेदर है, एक स्क्वायर फॉर्मेट या रेक्टेंगल जो भी, देखो फिर उस पे क्या किया जाता है, ऐसे करके जो है शेप के हिसाब से काटा जाता है, ठीक है, शेप के हिसाब से काटा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये काट के निकाल दिया गया है, और ये साइड साइड का जितना भी मतलब बच गया लेदर, ये क्या हो गया, ये बेकार हो गया। तो देखो क्या लिखा था मैंने, इट इज दैट पार्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। तो बेसिक रॉ मटेरियल मतलब जो हम लोग बना रहे हैं वो बेसिक रॉ मटेरियल हो गया। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए, जैसे ये शू के लिए लेदर चाहिए, ठीक है, विच इज लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से क्या किया जाएगा, जो है साइज के हिसाब से यहाँ से कटिंग कर लिया जाएगा। तो आसपास का जो एरिया बच गया वो बेकार हो गया। तो एंड डज नॉट हैव एनी रिकवरी वैल्यू, और ये जो है इसका कोई रिकवरी वैल्यू वैसा खास है नहीं, ठीक है, हो सकता है ये पोर्शन बिक जाए, बट इसका कुछ खास तो रिकवरी वैल्यू नहीं है कि इसको हम लोग बेच के बहुत ज्यादा कुछ अर्न कर लेंगे। तो इस तरह की चीजों को वेस्ट बोला जाता है। या फिर मान लो कि जैसे कोई शर्ट बन रहा है, तो ये एक पूरा कपड़ा है, ठीक है, उसमें जो है कटिंग कर लेते हैं, टेलर अपने हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद साइड साइड से क्या होता है, जो कट हो जाता है, तो पीसेस जो है साइड के, जो मतलब टेढ़े मेढ़े कटे हुए जो पॉइंट रहते हैं, उसका तो कोई काम है नहीं, वो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में, प्रोसेस करते वक्त, मतलब जानबूझ के कोई बेकार नहीं कर रहा है, प्रोसेस में यूज करते वक्त जब बेकार हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट, ठीक है, उसे हम लोग वेस्ट बोलते हैं, और इसका कोई रिकवरी वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई रिकवरी वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पर ये दो तरीके से हो सकता है, इस पे आगे लिखते हैं, नॉर्मल लॉस, अगर नॉर्मल लॉस है तो नेचुरल मैटर है, ठीक है, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसे क्या करना चाहिए, चार्ज टू कॉस्टिंग पीरियड। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग में काम करते हुए नॉर्मल सा लॉस हुआ है, मतलब जो होगा जिससे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो नॉर्मल लॉस, ये नेचुरल मैटर है। लेकिन बहुत ज्यादा कट हो गया, बेकार हो गया, मतलब सही से जो है प्रोसेसिंग नहीं करना हुआ, तो उससे एक्स्ट्रा बेकार हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ हो जाता है तो वो हम लोग कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप इज identical residue from certain types of manufacture, usually small amount and low value, and low value, recoverable without further processing. Waste becomes scrap when it is sellable. बताते हैं, देखो क्या बोल रहा है, स्क्रैप इज आइडेंटिकल रेसिड्यू फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर, यूजुअली स्मॉल अमाउंट एंड लो वैल्यू, रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, स्क्रैप का मतलब हो जाता है कि जब भी हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं तो एज ए स्क्रैप अगर हमारा कुछ निकल के आता है, ठीक है,
आइडेंटिकल रेसिड्यू फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। आइडेंटिकल रेसिड्यू होता है स्क्रैप, और ये स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है, और इसका वैल्यू कम होता है, लेकिन हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। स्क्रैप और वेस्ट में मेन फर्क क्या है? वेस्ट जो है नॉर्मली ज्यादा कुछ रियलाइज नहीं करके देता है, बट स्क्रैप जो है रियलाइज करके हमें देता है, ठीक है। तो स्क्रैप इज, जैसे मान लो किसी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो जो है कागज के जो कार्टून होते हैं ना, तो उसमें मान लो वो प्रोडक्ट को डाल के उसको बेचा जाता है, ठीक है। अब ऐसे मान लो बहुत सारे जो है कागज की पेटी जो है जमा हो गए, तो फिर वो क्या कर सकता है? उसे स्क्रैप के भाव में बेच सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है स्क्रैप इज आइडेंटिकल रेसिड्यू फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर, यूजुअली स्मॉल अमाउंट एंड लो वैल्यू, रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये हम लोग बेच सकते हैं मार्केट में फर्दर प्रोसेस किए बिना। मतलब स्क्रैप जो निकल रहा है ना, उसका भी एक मार्केट डिमांड है, ठीक है। स्क्रैप जो निकल के आ रहा है प्रोसेसिंग में, उसका भी अगर एक मार्केट डिमांड होता है, जैसे वेस्ट का मार्केट डिमांड होना उतना आसान नहीं है, बट स्क्रैप का मार्केट डिमांड हो सकता है। हाँ, उसका जरूर वैल्यूएशन कम होगा, बट स्क्रैप का भी एक मार्केट डिमांड हो सकता है। फिर इसीलिए देखो नीचे एक लाइन मैंने लिखा है यहाँ पर, वेस्ट बिकम स्क्रैप। वेस्टेजेस जो है वो स्क्रैप बन सकता है अगर वो सेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई वेस्ट है जो मार्केट में सेलेबल है, नॉर्मली सेलेबल नहीं होता है, ठीक है, रिकवरी वैल्यू कुछ नहीं होता है, तभी वो वेस्ट होता है। लेकिन अगर वेस्ट का रिकवरी वैल्यू आ रहा है, तो फिर हम लोग उसे वेस्ट नहीं बोल के उसे क्या बोलेंगे? स्क्रैप बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्क्रैप का डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट हम लोग, स्क्रैप में भी होता है, नॉर्मल स्क्रैप भी होता है और एबनॉर्मल स्क्रैप भी होता है। यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल स्क्रैप और एबनॉर्मल स्क्रैप। नॉर्मल स्क्रैप क्या होता है? नॉर्मल स्क्रैप जो है ये, एबनॉर्मल स्क्रैप का जो लॉस होगा वो चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल होगा, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल होगा, ठीक है। नॉर्मल स्क्रैप जो है ये सेल हो जाता है, ठीक है, मतलब ये सेल कर देंगे, और इसका जो रिकवरी आफ्टर सेल, जो रिकवरी वैल्यू आएगा, आफ्टर सेल रिकवरी वैल्यू यूज्ड टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग इस रिकवरी वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वेस्ट और स्क्रैप में डिफरेंस, ठीक है। मैंने पहले वेस्ट और स्क्रैप तो लिखवा दिया, अब लिखते हैं वेस्ट और स्क्रैप के अंदर डिफरेंस, ठीक है। पहला है, वेस्ट जो है ये विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है, लेकिन स्क्रैप जो है ये हमेशा विजिबल होगा। इट हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू, इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। स्क्रैप हैज लिटिल रियलाइजेबल वैल्यू, इसका छोटा मोटा रियलाइजेबल वैल्यू होता है। वेस्ट arises due to nature of materials. Scrap arise due to nature of manufacture, due to nature of manufacture। मतलब देखो,
नेचर ऑफ मैन्युफैक्चर मतलब जिस तरह का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी हिसाब से स्क्रैप निकल के आएगा, लेकिन मेटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेस्ट हमारा कैसा, मतलब वेस्ट कितना एराइज हो सकता है। ठीक है, जैसे लेदर है तो उसका अलग हो जाएगा, कुछ हम लोग अगर फर्नीचर बना रहे तो उसमें वुड का यूज हो रहा है, तो जिस तरह का मेटेरियल होता है फिर उससे जैसा हम लोग फिनिश गुड्स बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग का जो है वेस्ट का मतलब जो वेस्ट जो है वो निकल के आता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर और कुछ लिखना चाहिए मुझे। स्क्रैप का मैंने क्या 3 पॉइंट लिखवा दिया है, 3 ही पॉइंट होगा यहाँ पर। विजिबल और इनविजिबल होता है, ये विजिबल होता है। ठीक है, अच्छा और एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर, इट इज कनेक्ट विथ रॉ मेटेरियल और इनपुट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। नॉर्मली ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग में ही हो जाता है, मतलब जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं तभी हो जाता है, लेकिन स्क्रैप आउटपुट में आता है। ठीक है, इट इज मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद इट इज द लॉस कनेक्टेड विथ आउटपुट, आउटपुट से रिलेटेड लॉस। ठीक है, जैसे मान लो कि जो फ्रूट जूस बेचते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब जूसर से जूस निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक साइड जूस आ रहा है, दूसरे साइड क्या आता है, जो कचरा निकल के आ रहा है वही हो गया स्क्रैप। ठीक है, अब मान लो कि उसका मार्केट में एक रियलाइजेबल वैल्यू है, मान लो वो बेच दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो भी अगर कोई मान लो वो यूज कर रहा है, ऐसे मान लो कि हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मतलब पेड़ पौधा में उसे दे सकते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा ग्रो करे, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे उतना नहीं पता है कि सारे फ्रूट्स के जो है कि वो मतलब कचरा यूज हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है, आजकल बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो मान लो कि उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो भी मतलब ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं वो लेके जा रहे हैं, तो खरीद के लेके चले जाएंगे कम पैसे में। ठीक है, तो ये लेकिन ये कचरा कब मिलेगा, जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, मतलब जूस निकलेगा उसके बाद ही ना होगा। तो वही चीज बोल रहा है, इट इज द लॉस कनेक्टेड विद आउटपुट, आउटपुट से ये लॉस कनेक्टेड है, बट ये इनपुट जैसे कि मैंने बोला कपड़ा काटना है तभी ना जाके शर्ट बनेगा, तो ये इनपुट प्रोसेस में हो रहा है और वो आउटपुट प्रोसेस में हो रहा है, ये डिफरेंसेस होता है। ठीक है, वेस्ट और स्क्रैप का। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पॉइलेज। स्पॉइलेज मतलब हम लोग प्रोडक्शन जो करने जा रहे थे और जो प्रोड्यूस किया वो हमारे अप टू मार्क नहीं हुआ, मतलब जो क्वालिटी प्रोडक्शन हम लोग देना चाह रहे हैं उस क्वालिटी पे अगर हम लोग नहीं लेके जा पाए हमारे प्रोडक्ट को, तो हम लोग उसे स्पॉइलेज बोलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डज नॉट मीट, मतलब जिसको बोलते हैं ना बर्बाद हो गया। ठीक है, मतलब बेकार हो गया, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं बना। विच डज नॉट मीट the quality standards, it is that portion of processed work which has been spoiled in manufacture but can be used again as raw material or sold or can be sold.
जैसे कि मान लो कोई शर्ट बना रहा था टेलर, ठीक है, और कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा काट दिया, तो इससे क्या होगा, वो जैसा चीज बनाना चाह रहा था वैसे नहीं बना पाएगा, तो बेकार हो जाएगा। या फिर जिस साइज का हम लोग शू बनाना चाह रहे थे, उसमें हम लोगों ने जब लेदर पे जो है पॉइंट आउट करके उसको कट करने गए तो गलत कट हो गया, ठीक है, खराब हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पॉइल हो जाना। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। मेनली यहाँ पर क्वालिटी से ही रिलेटेड बात होगा कि हम लोग क्वालिटी को अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो वैसे प्रोडक्ट को बोलेंगे कि वो हमारा स्पॉइलेज हो गया। इट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोसेस्ड वर्क विच हैज बीन स्पॉइल्ड इन मैन्युफैक्चर बट इट कैन बी यूज्ड अगेन एज ए रॉ मटेरियल। हो सकता है उसको हम लोग फिर से एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, या फिर उसे बेचना पड़ेगा। मतलब हम लोग उसको थोड़ा सा ठीक करके जो है मतलब अगर चाहे तो उसे रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये शर्ट का जो कपड़ा अगर गलत थोड़ा सा कहीं पर भी कट हो गया, तो उसके लिए हम लोग फिर उसको काट छाट के बच्चे का शर्ट बना सकते हैं। अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो मतलब एज ए रॉ मटेरियल किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर हम लोग उसे क्या करेंगे, बेच देंगे, ठीक है, हम लोग को उसे बेच देना पड़ेगा। तो ये होता है स्पॉइलेज। अच्छा अच्छा, स्पॉइलेज। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डिफेक्टिव। अच्छा, डिफेक्टिव में क्या होता है, डिफेक्टिव में लिखेंगे दिस टाइप ऑफ लॉस is connected with output as well as इनपुट, ठीक है। ये इस तरीके का लॉस मतलब कुछ डिफेक्टिव हो गया, ये इन आउटपुट के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, इनपुट के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे डिफेक्टिव, defectives also are not intended but can be eliminated through a proper control system. डिफेक्टिव्स आर ऑल्सो नॉट इंटेंडेड बट कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है। इंटेंशन के साथ डिफेक्टिव नहीं बनाया जाता है, बट क्या होता है अगर हो जाता है तो हम लोग इस प्रोसेस को मतलब इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर कंट्रोलिंग के साथ अगर हम लोग करें तो फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनने का चांसेस क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। वही बोल रहा है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में डिफेक्टिव कैन बी यूज्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन। अगर कुछ रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है तो हम लोग रेक्टिफाई करके डिफेक्टिव को यूज करते हैं। जैसे कि कभी कभी बुक्स खरीदते हो तो देखना उसका पेज चिपक जाता है, ठीक है, मतलब पेज जो है वो कटिंग नहीं हुआ है, तो फिर वो क्या है, डिफेक्टिव है बुक्स। हम लोग बोलेंगे ना, देखिए ना इसका पेज जो है कटा हुआ नहीं है, तो फिर घर पे जाके खुद से काटना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, तो क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग थोड़ा सा रेक्टिफाई करके जो है उसको यूज कर सकते हैं। मतलब दुकानदार चाहे तो रेक्टिफाई करके आराम से उसे बेच सकता है। तो डिफेक्टिव को हम लोग चाहे तो रेक्टिफाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कैसे सिचुएशन में है। अच्छा, लोग बेचेंगे तो जो है इसका खराब हो जा रहा है, क्योंकि रेक्टिफाई करके बेचते हैं। जैसे मान लो शर्ट में जो है थोड़ा सा कट लग गया है लेकिन पूरा बाकी सब ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सिलाई करके उसको बेच सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो वही बोलेगा लास्ट पॉइंट में डिफेक्टिव आर sold at a lower value from that of the good one. डिफेक्टिव का प्राइस जो है वो अच्छे वाले प्रोडक्ट से ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने क्या क्या लिख लिया, वेस्ट लिख लिया, स्क्रैप लिख लिया, डिफेक्टिव लिख लिया। अच्छा,
स्पॉइलेज लिखा, हाँ स्पॉइलेज भी लिखा है। अच्छा अब लिखेंगे ऑब्सोलेसेंस। ये डेप्रिसिएशन पढ़ाते वक्त ये वाला वर्ड काफी यूज होता है, ठीक है। ये क्या है, अगर किसी एसेट का इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जैसे कोई भी एसेट को यूज करते करते उसका वैल्यू जो कम हो जाता है ना, तो उसका बहुत सारा रीजन होता है, जैसे कि हमसे यूज किया, टाइम के साथ साथ भी बहुत सारी चीज डेप्रिशिएट हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी वही सेम ही मतलब है। तो इट इज डिफाइंड एज the loss of the loss in intrinsic value। इंट्रिंसिक मतलब जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, जैसे डेप्रिसिएशन होता है तो कोई भी फिक्स्ड एसेट का ओरिजिनल वैल्यू कम होता है ना, लॉस होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स ड्यू टू इट्स, लिख दो डायरेक्टली, ऐसे ही लिख दो, ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल डायरेक्टली लिख देते, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजी डे टू डे चेंज होने के वजह से अगर किसी एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, मतलब एसेट यूज करने से पुराना हुआ वैल्यू कम हो गया, वो होता है यूज के वजह से। एक होता है हम लोगों ने यूज भी नहीं किया, बट मान लो एक आज तुम लोगों ने एक लैपटॉप खरीद लिया, उसको यूज नहीं किया, ऐसे कैसे पैक करके उठा के रखे हो, लेकिन अगर किसी को ऑफर करोगे कि क्या आप इसे परचेज कर लो मेरे से, ठीक है, फिर भी वो प्राइस नहीं देगा जिस प्राइस से हम लोगों ने परचेज किया, क्योंकि वो बोलेगा ये तो सेकंड हैंड है, भले ही हम लोगों ने यूज नहीं किया, क्योंकि हम लोग शॉप से नहीं ले रहे। तो वैसे ही होता है कि अगर हम लोग यूज नहीं करते तो भी बहुत सारी चीज डेप्रिशिएट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या होता है, चीजों का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो इस चीज को बोला जाता है ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मेटेरियल भी हो सकता है, जैसे हम लोग तो मेटेरियल का बात कर रहे हैं, मेटेरियल may become obsolete under any of the following circumstances। मेटेरियल कैसे जो है वो मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से ऑब्सोल्यूट हो सकता है। पहला, वेयर इट इज अ स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई स्पेयर पार्ट्स होता है ना जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और एक कंपोनेंट ऑफ मशीन that is used in manufacturing and is now obsolete, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह मशीन्स का जो है पुराना हो जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाने के वजह से, तो फिर वो ऑब्सोलेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब लिखते हैं, वेयर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो कोई मशीन में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो प्रोडक्ट ही अभी मार्केट में नहीं चलता है, तो फिर वो क्या काम का, मशीन भी फिर बेकार हो गया। एक ऐसा मशीन है जिससे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के बेचा जाता था, बट वो प्रोडक्ट ही मार्केट में आज जो है बैकडेटेड हो चुका है, ठीक है, फिर वो मशीन्स भी कोई काम का नहीं रहा। तो वेयर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर नाउ बिक ऑब्सोलेट, प्रोडक्ट ही ऑब्सोलेट हो गया। पहले पॉइंट पे लिखा कि मशीनरी पार्ट्स वगैरह ऑब्सोलेट हो गए, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ही ऑब्सोलेट हो गया। और लास्ट पॉइंट,
where the material itself is replaced by another material due to either improved quality or fall in price. अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे किसी मेटेरियल के साथ, क्योंकि वो हो सकता है वो दूसरा मेटेरियल ज्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी का है या फिर उसका प्राइस जो है वो कम है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग का क्या हो सकता है, जो है ऑब्सोलेसेंस, ये रीजन फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का स्पॉइलेज हो गया, डिफेक्टिव हो गया, ऑब्सोलेसेंस हो गया। तो टाइप्स ऑफ जो लॉसेस है, ठीक है, ये एक्चुअली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ लॉसेस। स्क्रैप पढ़ लिया, डिफेक्टिव, वेस्ट, हाँ चलो ये सारे चीज हो गए। अच्छा नेक्स्ट हम लोग, इसके बाद हम लोग कौन सा थ्योरी पढ़ सकते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक सेकेंड, इसके बाद हम लोग, अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन bills of material and material requisition note। तो पहले समझा देते, बिल्स ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट मतलब क्या है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, ये तो तुम लोग को पता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में, जैसे स्टोर से जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग मटेरियल को भेजा जाता है, ठीक है। अब भेजा कब जाता है, पहले रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पहले रिक्वेस्ट आएगा स्टोर में कि हमें पर्टिकुलर ये मटेरियल चाहिए, फिर स्टोर से इसे भेजा जाएगा। तो ये जो रिक्वेस्ट जनरेट होता है कि मुझे मटेरियल, सपोज मुझे मटेरियल ए चाहिए, ये जो रिक्वेस्ट जनरेट हुआ इसे बोला जाता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। ये होता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। लेकिन बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल जो है ये फिनिश गुड्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग जो फिनिश गुड्स बनाना चाहते हैं उसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए उसका लिस्ट। जैसे मान लो हम लोग बनाना चाहते हैं फर्नीचर, ठीक है, हम लोग का फर्नीचर प्रोडक्शन का काम है। तो अगर फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है, जो है पिन वगैरह चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चाहिए होगा, ग्लू वगैरह चाहिए होगा। तो एक फर्नीचर बनाने के लिए जो भी हमें आइटम्स की जरूरत है, ठीक है, तो ये जो लिस्ट बन रहा है दैट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल के हमें कितने क्या क्या मटेरियल चाहिए, या फिर शर्ट बनाने के लिए जैसे शर्ट का कपड़ा हो गया, ठीक है, फिर धागा हो गया, सुई हो गया, ठीक है, और स्टिच करने के लिए। इसके अलावा मान लो कि बटन्स वगैरह, ठीक है। तो जो भी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट बना रहे, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको इंजन चाहिए, बॉडी चाहिए, सीट्स चाहिए, ठीक है, और जो भी मान लो कि म्यूजिक सिस्टम्स जो भी होता है, जो भी चीज लगता है, टायर्स वगैरह। तो ये हो गया कि मटेरियल का जो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ मटेरियल। अब बिल्स ऑफ मटेरियल क्या है, बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि कितने वुड चाहिए, ठीक है, मार्केट में क्या प्राइस है। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना फर्नीचर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर 1000 पीसेस बनाना चाह रहे हैं, कितना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमारा बिल बनेगा ना, तो इससे हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये दो अलग अलग चीज होता है। अच्छा, इसका हम, मैंने समझा तो दिया, एक सेकेंड, इसका डिफरेंस भी हम लिखवा देते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट। एक सेकेंड, इसको लिख लो, बिल्स ऑफ मटेरियल्स और MRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है,
इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मतलब उन्हीं को पता होगा ना कि कितने प्रोडक्शन के लिए कितने सारे कौन से मटेरियल चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट या फिर बोल सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये बनाते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाएगा? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन, और ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो उस मटेरियल को कंज्यूम करना चाहता है तो वो भी ये रिक्वेस्ट भेज सकता है। और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड लिखो, इट इज ए कंप्लीट शेड्यूल ऑफ component parts and raw material materials required for a particular job or work, ठीक है। वही तो मैंने बताया, अगर फर्नीचर बनाना है तो उसके हिसाब से एक पूरा कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट और पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स, मतलब हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, उसका पूरा कंप्लीट जो है शेड्यूल रहता है। कोई भी जॉब वर्क या काम के लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट का जरूरत होता है उसका पूरा लिस्ट, दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए डॉक्यूमेंट आस्किंग स्टोर कीपर को बेसिकली पूछा जाता है इसके थ्रू से कि ये मटेरियल जो मुझे चाहिए ये है तो भेज दो, ठीक है। स्टोर कीपर टू इशू मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट को मतलब एक्चुअली क्या लिखा है मैंने, इट इज डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है आस्किंग स्टोर कीपर, जिसको भेज के स्टोर कीपर को ये पूछा जाता है कि जो मटेरियल मुझे चाहिए वो है तो भेज दो, ठीक है। और वो मटेरियल इशू कर दिया जाता है कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट को, मतलब जो उसे कंज्यूम करना चाहता है। फिर थर्ड पॉइंट, इट ऑफन serve the purpose of material requisition as it shows the complete schedule of material required for a particular job, that is it can replace material requisition। क्या बोल रहा है कि ये कभी कभी मेटेरियल रिक्विजिशन नोट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। इट ऑफन सर्व द पर्पस ऑफ मेटेरियल रिक्विजिशन एज इट शोज द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ मेटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या मेटेरियल चाहिए, क्योंकि इसमें वो लिखा हुआ रहता है तो इसीलिए इसे हम लोग कभी नोट की तरह भी, that is it can replace material requisition। material requisition नोट बनाए बिना हम लोग इसका यूज करके भी हम लोग अपने स्टोर कीपर को भेज के बोल सकते हैं कि ये सारे मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, ये कर सकता है। बट मटेरियल रिक्विजिशन नोट कभी भी बिल्स ऑफ मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता है, मतलब मटेरियल रिक्विजिशन नोट देख के हम लोग बिल्स ऑफ मटेरियल का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इट कांट रिप्लेस ए
बिल्स ऑफ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर सारे मटेरियल्स का डिटेल्स नहीं रहता है जो एक जॉब के लिए चाहिए, बस वही मटेरियल का डिटेल्स लिखा हुआ रहता है जो ऑन दैट मोमेंट का नीड होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोटेशन, ठीक है। मतलब इसमें बिल्स ऑफ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मटेरियल बन चुका है, ठीक है, मतलब इसमें लिस्ट बन चुका है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कितने वुड चाहिए इतने फर्नीचर बनाने के लिए, तो कितना रुपए खर्चा होगा। फिर हम लोग उसके लिए कोटेशन, मतलब कोटेशन ढूंढेंगे कि हाँ मुझे ये मटेरियल चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइज वगैरह देंगे, तो हमारे पास कोटेशन आएगा कि ये प्राइस है वो प्राइस है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट बना हुआ है ये कोटेशन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये किस लिए यूज कर सकते हैं, इट इज यूजफुल इन अराइविंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। अगर हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पता करना हो कि कब कौन से मटेरियल का क्या कॉस्ट था, तो ये जो है डॉक्यूमेंट हमारे काम आता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉन थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन, थ्रू material requisition. It shows the material actually drawn from स्टोर। स्टोर से हम लोग कितना मटेरियल ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्चुअली में कितना ड्रॉ कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हमें वो दिखाता है। और ये क्या है, यहाँ पर देखो बोल रहा है इट हेल्प्स इन कीपिंग क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉन थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक एस्टिमेट रहता है कि हमें इतने सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, तो इतने सारे ये मटेरियल वो मटेरियल चाहिए, ठीक है, टाइप ए टाइप बी जो भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना टोटल में मटेरियल चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग कंट्रोलिंग एक रख सकते हैं क्वांटिटेटिव तौर पे कि हम लोगों का कितना मटेरियल ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट की तरह भी काम करता है, तो इट हेल्प्स इन कीपिंग क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉन थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है। तो ये हम लोग का डिफरेंस हो गया। मेन डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया, मेन डिफरेंस क्या है, ये अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है तो ये पॉइंट याद करके आसानी से लिख सकते हो। एमसीक्यू आए कुछ भी आए कहीं पर भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार बता देते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या है। बिल्स ऑफ मटेरियल मतलब पहले लिस्ट ऑफ मटेरियल और वो खरीदने के लिस्ट ऑफ मटेरियल डिपेंडिंग कि हम लोग क्या फिनिश गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से लिस्ट ऑफ मटेरियल। अब वो सारे मटेरियल को परचेस करने के लिए हमारा क्या खर्चा होगा, तो वो होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। और मटेरियल रिक्विजिशन नोट का मतलब हम लोगों ने इतने सारे स्टोर लेजर्स किए, वहां पर क्या है, जब भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं हमारे स्टोर कीपर को कि मटेरियल भेज दीजिए ये वाला, अगर आपके पास है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ छोटा छोटा जो है कि थियोरेटिकल चीज है वो हम बताते जा रहे हैं कि मतलब अगर कभी आ जाए तो, जैसे कि इससे अगर थ्योरी भी पूछ ले सिर्फ बिल्स ऑफ मटेरियल तो भी ये डिफरेंस देख के ऐड कर करके लिख सकते हो। अगर सिर्फ मटेरियल रिक्विजिशन नोट पूछ ले तो भी लिख सकते हो। 2-3 और बाकी है, हम लोग और एक क्लास लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो कर लेंगे, तो मटेरियल वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्लास ही लगेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।